हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, इस क्लास में आपको इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। और अगर पेपर टफ आएगा तो इस क्लास से आएगा, और अगर पेपर इजी टाइप में आएगा तो फिर जो अब तक आपने पढ़ रखा है मेरी क्लासेज से समावेशी शिक्षा, वहां से आपको मिल जाएगा। मतलब वहां से और इस क्लास से मिला करके पेपर आपका यहां से हो जाएगा। 100% पेपर आपको मिलेगा। और आज का पेपर जो आपका टफ आया था और आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, उसके लिए सुन करके बहुत दुख है। और मैं मतलब बड़ा परेशान हूं इस बात को लेकर के कि आप लोगों की पूरी हेल्प नहीं हो पाई। अब मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हर टाइप से क्वेश्चंस देने का प्रयास किया। पेपर टफ आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, बस एक प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। और इस क्लास को पूरी लास्ट तक देखिएगा। हर तरीके के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको। लैंग्वेज टाइप में पेपर आएगा तो उस हिसाब से क्वेश्चंस होंगे, और अगर पेपर इजी वे में आएगा तो उस तरीके से भी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के होंगे, ठीक है। तो क्लास में जो भी स्टूडेंट लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। चलिए, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं कि इस प्रकार से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए पहले स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चंस कुछ लैंग्वेज टाइप में, इनको देख लेते हैं। जो टफ अगर क्वेश्चन आएगा पेपर तो यहां से आएगा आपका। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आरसीआई 1992 का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो आरसीआई का पहले तो मतलब समझिए। आरसीआई का मतलब होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद कहते हैं। आरसीआई का मतलब रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद कहते हैं। यह हमारा वर्ष 2000 में संसद में संशोधन के बाद अस्तित्व में आया था। डिसलेक्सिया का सही अर्थ होता है सुनने में असमर्थता हो सकती है, देखने में असमर्थता हो सकती है, पेंसिल पकड़ने में अक्षमता हो सकती है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों को टिक करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में खाली होता पठन विकार तो हम उसको टिक कर देते, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, तो यहाँ पे गणितीय क्षमता तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन आपका सुनने में अक्षमता हो सकता है, देखने में असमर्थ हो सकता है, पेंसिल पकड़ने में अक्षमता हो सकता है। ये तब क्वेश्चन बनता है जब बहुत डीप जाते हैं हम लोग, तब की बात इस प्रकार से क्वेश्चन में होती है। SSA का मतलब होता है सर्व शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है? ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और कक्षा का जीवंत वातावरण, लचीला मूल्यांकन, या फिर पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से आपका पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ता है, कक्षा का जीवंत वातावरण और लचीला मूल्यांकन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एसएसए का यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सबसे अधिक प्रमुख उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 कहता है, आरसीआई की वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? आरसीआई मतलब रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के जो वर्तमान चेयरपर्सन है वो है सुश्री शकुंतला गैमलिन। कौन है? सुश्री शकुंतला गैमलिन। यूएनसीआरपीडी का अन्य राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया 30 मार्च 2007 को। कब किया गया? 30 मार्च 2007 को। समावेशी शिक्षा के संबंध में सही कथन आपको छांटना है। इसमें सभी बालक चाहे विशिष्ट हो चाहे सामान्य हो एक साथ पढ़ते हैं। बात बिल्कुल सही है। यह दिव्यांग बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का भी विकास करती है। इसमें दिव्यांग छात्र को अन्य बच्चों के समान ही पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आईईपी का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? एसएसए के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। ये बड़े क्वेश्चंस हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर पेपर टफ आएगा तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको लैंग्वेज टाइप में बड़े बड़े। पहला कथन समझिए क्या कहता है। ये देखिए 1, 2 ये जो कथन है, अब इनमें ढूंढना है कि कौन सा कथन सही है, कौन किससे डिफरेंट है। समावेशी शिक्षा के लिए व्यापक एवं उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। कथन 2, दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए व्यक्तियों, समुदाय, राज्य और सबको साथ आना होगा। कथन सेकंड सही है, कथन 1 सही है और कथन सेकंड उसकी व्याख्या नहीं करता। इसमें देखिए बात किस प्रकार से घुमाई गई है, क्वेश्चन कैसे घुमाया गया है। जो कथन 1 है वो सही है, ठीक। समावेशी शिक्षा के लिए व्यापक और उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। कथन जो सेकंड है वो अलग है और वो फर्स्ट वाले की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है,
इस प्रकार के क्वेश्चन तो भैया सीटेट में देखने को मिलते हैं और ये आपका बीएड में भी है। समेकित शिक्षा में सामान्य छात्र विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के साथ एक ही परिसर में पढ़ाई करता है। कथन दूसरा कहता है समेकित शिक्षा के द्वारा छात्र व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकारना सीखते हैं। समावेशी शिक्षा छात्रों की अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को रोकती है। इसका क्या निष्कर्ष निकला? इसका निष्कर्ष ये है, ज्यादा टाइम है नहीं, 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। कथन सेकंड की व्याख्या कथन थर्ड द्वारा की गई है। देखिए जो कथन सेकंड है इसको एक्सप्लेन करने का काम कथन थर्ड कर रहा है। कथन एक ठीक और स्वतंत्र है और जो ये है स्टेटमेंट फर्स्ट, ये इन दोनों से अलग है लेकिन सही है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। निःशक्त बच्चों के साथ कार्य करते समय परामर्शदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय आधारित सेवाओं को बढ़ाए। ऐसा करके परामर्शदाता निम्नलिखित को कार्य सौंपता है। किसको? सहकर्ता को। किसको सौंपता है? सहकर्ता को काम सौंप देता है। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन एक देखने को मिलता है आपको। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है दिव्यांग बालकों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा देने से उनका मनोबल बढ़ता है, साथ ही सामाजिकता का भी डेवलपमेंट होता है। दूसरा कथन कह रहा है गंभीर दिव्यांग बालकों को एक सीमा तक ही समावेशी शिक्षा दी जा सकती है, अन्यथा उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसमें हम क्या देखेंगे? कथन यहाँ पे जो फर्स्ट है और सेकंड, कथन दोनों ठीक है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। कथन एक की व्याख्या कथन द्वारा सेकंड द्वारा नहीं की जा सकती, यानी कि कथन तो दोनों, स्टेटमेंट दोनों सही है, सत्य हैं, लेकिन जो सेकंड वन है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो अपनी अलग बात कहता है। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। कथन एक समेकित अथवा समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को एक साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, बात तो ये सही कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही कह रहा है ना कि समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को एक साथ पढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। समावेशी शिक्षा में दिव्यांगों को पाठ्यक्रम में छूट दी जा सकती है। चलो अब यहाँ पे दोनों कथन ठीक है। समावेशी शिक्षा में दिव्यांगों के सिलेबस में कुछ छूट दी जा सकती है। कथन सेकंड कथन एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, ये अपनी बात कह रहा है, वो अपनी बात कह रहा है। कथन दोनों सही हैं, लेकिन जो सेकंड वन है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन करने का काम नहीं कर रहा है। देखिए अगर पेपर आपका टफ आएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, आज का पेपर तो अब हम बड़ा परेशान है, सुन करके दुख है हमको कि आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर नहीं गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में सही नहीं है? तो सृजनात्मक पुनर्प्रस्तुति जो है यह प्रतिभाशाली के बच्चों के संदर्भ में सही नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों में जो मिड डे मील है उसका प्रारंभ किया गया नामांकन में वृद्धि के लिए, कि जब हम भाई बच्चों को स्कूल में खाना भी देंगे तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम निःशक्तता वाले छात्रों के संदर्भ में सही है? उनमें प्रत्यक्षपरक दुर्बलता होती है जिससे सोचने और तर्क करने की संबंधी प्रत्यक्षपरक कौशल भी प्रभावित होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कोई प्रकार नहीं है? एस्फिक्सिया जो है यह अधिगम निर्योग्यता का किसी प्रकार का कोई प्रकार नहीं है। विद्यालय स्तर की आपने डिस्लेक्सिया पढ़ा, एलेक्सिया पढ़ा, डिस्ग्राफिया पढ़ा, लेकिन यह किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करती है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? यह समता और समानता के अधिनियम का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लेवल पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? वर्ष 2002 के अधिनियम का अनुच्छेद जो 21 का है उसके अंतर्गत इसको सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट वन, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों का ऐसा न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम जिसे विशेषज्ञ अध्यापक द्वारा सहयोग दिया जाता हो उसे एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। एक समस्या बालक वह है जिसके पास कोई भी अनसुलझी समस्या ना हो। जो ग्रह वातावरण से कमजोर है उसको भी समस्या हो सकती है। जिसके अभिभावक अति संरचनात्मक हैं उसको भी समस्या हो सकती है। कमजोर आनुवंशिकता वाला बालक भी समस्या के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन जिसके पास कोई अनसुलझी यानी कि अनसॉल्व्ड ऐसी कोई समस्या ना हो, जिसका उसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, तो वह समस्या बालक है। ठीक है, एक समस्या बालक वह है जिसके पास कोई अनसुलझी समस्या
हो जिसका सॉल्यूशन ना हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक मिनट, इस क्वेश्चन में हम कुछ मिस्टेक कर गए हैं कि मैं क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समस्या बालक वह है, यानी कि जिसके पास अनसुलझी समस्या हो, जिस समस्या को वो सॉल्व ना कर पाया हो, जिस समस्या का उसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो, वो समस्या बालक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन 23, एक बुद्धिमान बालक का अभिलक्षण क्या है? तो जो एक बुद्धिमान बालक है उसके अंदर सृजनात्मक एवं अपसारी चिंतन होता है। क्या होता है? सृजनात्मक और अपसारी चिंतन। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे एक हस्तक्षेप के रूप में लाया गया? सर्व शिक्षा अभियान, जो आपका SSA करके भी लिख करके आ सकता है। 25 क्वेश्चन कहता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगस्त 2015 के अंत से प्रारंभिक स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक नहीं होगा, भारत ने किसकी सिफारिश पर कदम उठाया है? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यह कदम उठाया गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका कहता है 26 नंबर, बाल अपराध की पहचान किन अपराधों की सहायता से की जा सकती है? अगर आपको बाल अपराध की पहचान करनी है तो आप किसकी हेल्प से पहचान सकते हो? झूठ बोलने वाले, ऑप्शन ए देखिए, झूठ बोलने वाले, जेब काटने वाले, चोरी करने वाले, चुनौती देने वाले, झगड़ा करने वाले, हत्या और डकैती करने वाले जो बच्चे होंगे जाहिर सी बात है वो अपराधी होंगे। तोड़फोड़ करने वाले, आक्रमण करने वाले, सिगरेट पीने वाले भी आक्रमणी हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं। विद्यालय से भागने वाले, वे विचार करने वाले, अपराधियों के साथ रहने वाले, है ना, बिना टिकट यात्रा करने वाले, जुआ शराब, ये सभी कौन है? ये अपराधी की पहचान है। सिंपल सी बात है, ये सब कौन है? अपराधी की पहचान है। किसने कहा है? अपराधी बालक के चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और भविष्य की चिंता, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम में उनको कितना आनंद आ रहा है, कितना उनको मौज मस्ती आ रही है, सिर्फ इसी को देखते हैं। दे डिडंट सी अबाउट द फ्यूचर, वो फ्यूचर के बारे में नहीं देखते। तो यहाँ पे ये बात कुप्पू स्वामी ने कही है। किसने कही है बात? कुप्पू स्वामी ने कहा है। किसने कहा है कि कोई बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी है, ऐसा गुड कहते हैं। कौन कहते हैं? गुड कहते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, किसने कहा है सामाजिक समस्या के रूप में अपराध में वृद्धि होती जान पड़ती है? वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। यह वृद्धि कुछ तो जनसंख्या की सामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप और कुछ जनसंख्या के अधिक भाग के ग्रामीण वातावरण के बजाय शहरी वातावरण में रहने के परिणाम स्वरूप हो रही है, ऐसा मेडिसन जॉनसन कहते हैं। कौन कहते हैं? मेडिसन जॉनसन। डियर फ्रेंड, मैं थोड़ा फर्स्ट पढ़ा रहा हूं और अगर आपको टाइम मिले तो डबल इसको देख लेना, ठीक है? सेकंड 2 बार देख लेना वीडियो को, चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि पेपर टफ अगर आएगा, वैसे इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन अगर आज के पेपर के बेस पे आया तो फिर दिक्कत हो सकती है। बाल अपराध की विशेषताएं क्या हैं? लेकिन हाँ, ये श्योर है कि जितना आपने मेरी क्लासेस पहले पढ़ी हैं और जितना ये आज पढ़ रहे हैं, इतने से हो जाएगा, इनफ रहेगा। बाल, देखिए साइकोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट इतना व्यापक नहीं है। बाल अपराध की विशेषताएं हैं, बाल अपराध गठा हुआ पुष्ट शरीर, जिद्दी, स्वार्थी, साहसी, बहिर्मुखी, अपराधी, विनाशकारी, आक्रमणकारी, ये सब बाल अपराधी होंगे, है ना? व्यवहार में व्याकुलता, प्रेम, ज्ञान, नैतिकता, संवेगात्मक संतुलन में रहित, संदेह करना, है ना, समाज विरोधी काम करना, ये सब अपराधी की निशानियां हैं। समस्याओं का उचित विधि से हल ना करना, ये सब बाल अपराधी की क्या है? विशेषताएं हैं। बाल अपराध का प्रकार है इसमें से कौन सा? चोरी करना, लड़ना झगड़ना, ये सब हैं। निरुद्देश्य घूमना, झूठ बोलना, भाग जाना, यौन अपराध, धोखाधड़ी, चुनौती, दीवार पर लिखना, वस्तुएं नष्ट करना, ये सब क्या है? बाल अपराध के प्रकार हैं, ठीक है? ऐसे आप समझ जाएंगे ना कि बाल अपराध की बात हो रही है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा एग्जाम में। बाल अपराध का आर्थिक कारण क्या है? निर्धनता, पारिवारिक संघर्ष, अनुपयुक्त निवास स्थान, भोजन का अभाव और भूख। बाल अपराध का आर्थिक कारण सभी हो सकते हैं भाई। परिवार में संघर्ष हो सकता है, निर्धनता, गरीबी हो सकती है, भोजन का अभाव होगा घर में तो बच्चा भोजन के लिए भी चोरी करेगा, बेकारी होगी, बेरोजगार होगा, पैसा नहीं होगा, अनुपयुक्त व्यवसाय होगा। तो जाहिर सी बात है इन सब कारणों से ही बालक चोरी करता है। अगर उसे सब कुछ मिल जाए अगर और घर से वो ठीक होता है, संपन्न होता है, तो चोरी क्यों करेगा? किसने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है? ऐसा मैकडूगल कहते हैं। दैट्स अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने अपने अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट किया कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ में एक संवेग जुड़ा रहता है? मैकडूगल कहते हैं। बाल अपराध का शारीरिक कारण है
तो देखिए शारीरिक दोष भी हो सकता है जिसके कारण बालक अपराध की तरफ बढ़ सकता है। यौनांगों का तीव्र विकास भी हो सकता है, जिसके जब यौनांगों का तीव्र विकास होगा तो बालक क्या करेगा, जो है गलत लाइन में चला जाएगा। यह भी बाल अपराध का एक कारण होता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 35 नंबर कहता है किस प्रकार के मनुष्य बाल अपराधियों को जन्म देते हैं। केवल X गुणसूत्र वाली स्त्रियां तथा XYY गुणसूत्र वाले जो मनुष्य होते हैं वह बाल अपराधियों को जन्म देते हैं, ऐसा साइंस के बेस पे कहा गया है। चलिए नेक्स्ट वन, बाल अपराध का आनुवंशिक कारण क्या हो सकता है। देखिए आनुवंशिक कारण अपराधी प्रकृति हो सकती है, उत्पादक गुणसूत्र हो सकता है, शारीरिक रचना इस प्रकार की हो सकती है, तो ये आनुवंशिक कारण हो गए। आर्थिक कारण में आपका गरीबी, बेकारी, भूखमरी ये आर्थिक कारण हो जाएंगे, और शारीरिक रचना, उत्पाद ये आपके आनुवंशिक कारण हो जाएंगे। इस प्रकार से आक्रमण निराशा की सामान्य गतिक्रिया है। व्यक्ति जितना अधिक निराश होता है उतना ही अधिक आक्रामककारी हो जाता है, ये बात हरलॉक कहते हैं। कौन कहते हैं, हरलॉक कहते हैं। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है निम्न सामान्य बुद्धि और मानसिक रोग। अब देखिए बाल अपराध का मैंने आपको आनुवंशिक कारण बताया और इससे पहले आर्थिक कारण बताया, अब मनोवैज्ञानिक कारण पूछ रहा है। निम्न सामान्य बुद्धि हो सकती है, मानसिक रोग हो सकता है, अवरुद्ध इच्छा ग्रंथियां हो सकती है, संवेग, निराशा, संवेगात्मक असंतुलन हो सकता है, ये सभी मनोवैज्ञानिक कारण में आ गए। ठीक है, बच्चा अगर निम्न बुद्धि का है, मानसिक रोग है उसको कोई, तो मनोवैज्ञानिक कारण, और शारीरिक रचना खराब है, उत्पादक गुणसूत्र है, तो वो आनुवंशिक कारण में आ गया। भूखमरी, गरीबी वगैरह है, बेकारी है, तो वो किसमें, आर्थिक कारण में आ गया। किसने कहा है व्यक्तियों में साधारणतः दो प्रकार के उत्पादक गुणसूत्र होते हैं। यह उत्पादक गुणसूत्र स्त्रियों में XX और XY में होते हैं। मेडिसन एवं जॉनसन ये बात कहते हैं। कौन कहते हैं, मेडिसन एवं जॉनसन। किसने कहा है आनुवंशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। वैलेंटाइन ने कहा है आनुवंशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। बाल अपराध के विद्यालय संबंधी कारण क्या हो सकते हैं। अगर टीचर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करता है, डंडे से पीटता है, तो बालक अपराध की तरफ बढ़ सकता है। अगर उसको शिक्षण पद्धति जो टीचर की जो टीचिंग मेथड है अगर वो अरुचिकर है, बच्चे को समझ नहीं आ रही है, या खेल और मनोरंजन के साधनों का अभाव है, तो भी बच्चा बाल अपराध की तरफ बढ़ सकता है। अगर बच्चे को ठीक मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है और व्यक्तिगत भेद की उपेक्षा है, अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के बीच झगड़े होते हैं, तो इस सब के कारण भी बाल अपराध बढ़ सकता है। ये विद्यालय संबंधी कारण पूछ रहा है। आपने विद्यालय संबंधी कारण पढ़े, मनोवैज्ञानिक पढ़े, आनुवंशिक पढ़े, आर्थिक पढ़े, ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस देने का मेरा यही कारण था कि पेपर आपका अगर टफ भी आएगा तो उसमें इसमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। किसने कहा है बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बालक के द्वारा, और डिफरेंट सत्य है ये बात कि आप अगर ये क्लास देख लेते हैं और जो आपने अब तक पढ़ा वो देख लेते हो, पेपर बाहर से नहीं आएगा। किसने कहा है बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बालक के द्वारा परिवार के दुर्व्यवहार का अनुभव किया जाना है, ऐसा कुप्पूस्वामी कहते हैं। किसने अमेरिका के शिकागो एवं बोस्टन नगरों के 4000 अपराधी बच्चों का अध्ययन किया, तो उनमें से 2000 को भग्न परिवारों से संबंधित पाया, ऐसा होली एवं ब्रोनर ने किया था। किसने किया था, होली एवं ब्रोनर ने किया था। किसने कहा है क्षुधा एवं भूखमरी उन्हें अपराध के सरल एवं कुटिल मार्ग पर चलने को प्रोत्साहित करती है, डॉक्टर हेकरवाल ये बात कहते हैं। कौन कहते हैं, डॉक्टर हेकरवाल ये बात कहते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसने कहा है यदि आप इस बात का अनुभव करना चाहते हैं कि पीढ़ियों के बाद पीढ़ियां किस प्रकार पहाड़ी नदियों के वेग से विनाश की ओर बढ़ रही हैं, तो आप किसी प्राइवेट स्कूल को ध्यान से देखिए, H.G. वेल्स ये बात कहते हैं। किसने कहा है अपराध चरित्र का विकास करने में निर्धनता का अति महत्वपूर्ण, अपराध चरित्र का विकास करने में, अपराध चरित्र का विकास करने में जो निर्धनता है, गरीबी है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसा कुप्पूस्वामी कहते हैं। कौन कहते हैं, कुप्पूस्वामी कहते हैं। बाल अपराध का परिवारक कारण है, वही बात, अनैतिक परिवार, भग्न परिवार, परिवार का वातावरण ठीक ना होना, लड़ाई झगड़े, कलह, द्वेष होना, माता पिता का शिक्षित होना, ये सब पारिवारिक कारण हो गए, ये सब पारिवारिक कारण हो गए। किसने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि आधे से अधिक अपराधी बालक निर्धन परिवारों के होते हैं, बर्ट ने निकाला। आधे से अधिक जो बालक होते हैं वो गरीब घर के ज्यादा बच्चे जो है अपराध की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। बाल अपराध निवारण में विद्यालय का कार्य क्या है।
अगर बाल अपराध को कम करना है तो उसमें जो स्कूल है वो क्या भूमिका निभा सकता है? वो उत्तम वातावरण दे सकता है, पुस्तकालय की व्यवस्था भी कर सकता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करके बाल अपराध को रोक सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है, अच्छी नागरिकता की शिक्षा दे करके वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करके आवश्यक रुचि और योग्यता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करके इन सब कारणों से जो स्कूल है वह बाल अपराध को कम कर सकता है, रोक सकता है, उसका निवारण कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा कहता है, किसने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि सस्ते उपन्यास व पत्रिकाएं बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं? ऐसा होली एवं ब्रूनर कहते हैं। कौन कहते हैं? होली एवं ब्रूनर। 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, अभी 150 क्वेश्चन और पढ़ने हैं। चलिए, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। भारत में संजनात्मक परीक्षण का निर्माण किया है, इन सभी ने किया है। इन सभी का मतलब पाशी, बाकर मेहंदी, कौल एवं मजूमदार। ठीक है, इन सभी ने संजनात्मक परीक्षण का निर्माण किया है। सृजनात्मक व्यक्तियों की विशेषता क्या होती है? जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं भावुक बुद्धि, स्वजागरूकता, विस्तृत रुचियां रखते हैं, वे जिज्ञासु होते हैं, शाब्दिक कौशल में निपुण होते हैं, ज्ञानात्मक लोच वाले होते हैं, वे संवेगों और अनुभवों के प्रति खुले रहते हैं, दूसरों की प्रतिभाओं आवेगों की परवाह नहीं करते हैं और अधिक अंतर्बोध रखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी इज द राइट आंसर। चलिए भी अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में है। निम्न में से इसमें कौन सी बात सही है? इनरिच्ड कैरिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स के लेखक हॉलिंगवर्थ हैं, क्या ये बात सही है? अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हॉलिंगवर्थ हैं। द गिफ्टेड चाइल्ड इन द रेगुलर क्लासरूम के लेखक शिफले हैं। तो ये बात सही है, इसमें से सारे ही सही हैं ये। ठीक है, ये सभी सही हैं। गेट जल्स और मेडन्स ने सृजनात्मक बालकों की पहचान विधियों को कितने भागों में बांट रखा है? 5 भागों में बांटा है। कितने? 5 भागों में। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सृजनात्मक मौखिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? क्रो एवं क्रो ने माना है। किसने माना है? क्रो एवं क्रो ने। सृजनात्मक के विकास के लिए शिक्षण की तकनीक क्या हो सकती है? मस्तिष्क बौछार, वाद विवाद, भाषण, भूमिका निर्वाह। शब्द साहचर्य तकनीकी, प्रयोगात्मक कल्पना पर वाद विवाद और भाषण, कुछ सामान्य वस्तुओं पर प्रशिक्षण। तो ये सभी इज द राइट आंसर ओवर हियर। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी बात इसमें सही है? अपसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में बुद्धि से संबंधित होती है, या उपसारी यानी कि डाइवर्जेंट, या इसको अभिसारी भी कहते हैं उपसारी को। डाइवर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मकता से संबंधित होता है। गिलफोर्ड के अनुसार शिक्षा ने बहुधा का मतलब अक्सर उपसारी चिंतन यानी कि अभिसारी चिंतन के क्षेत्र में विकास के मूल्य पर अपसारी चिंतन के क्षेत्र की योग्यताओं पर अधिक जोर दिया है। हमने सामान्यतया अनचाहे परंतु प्रभावशाली ढंग से अभिसारी चिंतन योग्यताओं को हतोत्साहित किया है। तो यहाँ पे बात ये सभी सही है, उपरोक्त सभी द राइट आंसर। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। टॉरेंसन के अनुसार बालकों में सृजनात्मकता को उभारने के लिए अध्यापकों को कार्य करना चाहिए। डिफरेंट, मुझे लगता नहीं था कि इस टाइप से मैं क्वेश्चन देना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज का पेपर देखने के बाद मैंने कहा प्रोवाइड कराया जाए, हो सकता है कि बड़ा पेपर आ जाए इस प्रकार से लैंग्वेज टाइप में। इसलिए तो टॉरेंस के अकॉर्डिंग बालकों में सृजनात्मकता को उभारने के लिए अध्यापकों को कार्य करना चाहिए। बालकों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना कि बालक खुद अध्ययन करें, सेल्फ स्टडी करें, एवं सृजनात्मक व्यवहार के कुछ प्रतिमान बालकों के सामने रखना। वाद विवाद में बालकों को भाग लेना अनिवार्य कर देना कि जो भी वाद विवाद प्रतियोगिता होती है उसमें पार्टिसिपेट करें। नीड्स के अकॉर्डिंग बालक की सहायता हेल्प की जाए। स्वयं भी विचारों की मौलिकता उनके सक्षम प्रदर्शित करते रहना। तो ये सभी द राइट आंसर। टॉरेंस ने सृजनात्मक बालकों के शिक्षण के लिए समस्त उपलब्ध प्रतिमानों में कितने प्रतिमान सबसे उपयोगी पाए? 5 प्रतिमान उन्हें सबसे उपयोगी पाए। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा कथन इसमें से सही है? सृजनात्मक बालक वह है जो सृजनात्मक चिंतन करता है। क्या बात सही है? सही तो है कि सृजनात्मक बालक वह है भाई जो सृजनात्मक चिंतन करता है। सृजनात्मकता के कारण ही सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। बात ये भी सही है। वर्ष 1950 में गिलफोर्ड ने अपनी बुद्धि की संरचना प्रतिमान 120 मानसिक योग्यताओं की कल्पना की। बात ये भी सही है, इसलिए हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में।
बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है? बुद्धि परीक्षण के माध्यम से। अगर बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की पहचान करनी है तो बुद्धि परीक्षण कीजिए। वाक क्षतियुक्त, वाक मतलब बोलना, बोलचाल, भाषा, हकलाना, तुतलाना। क्षतियुक्त बालक में क्या पाया जाता है? जो वाक क्षतियुक्त है, जो बच्चा, वाक मतलब भाषा, बोलना, जो बालक ठीक से बोल नहीं पाता है वो हकला सकता है, तुतला सकता है, स्वर दोष हो सकता है। इसलिए ऑप्शन ए व बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी यानी कि AAMD लिख के भी आ सकता है, ने मंदितमना बालकों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? 3 श्रेणियां बताई हैं। मौखिक संचार से भिन्न बालकों में क्या विद्यमान होता है? मौखिक संचार से बालकों में सीखने में मंदगति, भग्नाशा, पिछड़ापन, संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित, व्यक्तित्व संबंधी दोष भी हो सकता है। इसलिए हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों को शिक्षा किसके सिद्धांतों के आधार पर देना अनिवार्य है? जो शारीरिक रूप से भिन्न बालक हैं उनको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से शिक्षा देना अनिवार्य है। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक को विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनका बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से कम या अधिक हो सकता है और इनके सीखने की गति भी सामान्य बालकों से अलग ही होती है। इनका जो इंटरेस्ट है उसका लेवल भी बौद्धिक स्तर पर प्रभावित होने के कारण सामान्य बालकों से अलग ही होता है और अनुभव भी सामान्य बालकों से अलग होता है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे। रमन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि 90 से कम होती है। ठीक है, किसके? 90 से कम। ठीक है, रमन मतलब टर्मन। ठीक है, रमन कोई पर्सनल कोई व्यक्ति नहीं है, टर्मन की बात हो रही है। किसने कहा है कि जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं? क्रो एंड क्रो की बात हो रही है। क्रो एंड क्रो ने ऐसा कहा है। यूनेस्को ने एक प्रकाशन में कितनी विभिन्न श्रेणियों में मंदित मना बालकों का वर्गीकरण किया है? 4। कितने? 4। टर्मन महोदय ने अपने वर्गीकरण में सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि किसके मध्य बताई है? 90 से 110 के बीच। कितनी? 90 से 110 के बीच। किसने परिभाषित किया है? वह व्यक्ति मानसमंद कहा जाएगा जिसकी मौलिक बुद्धिलब्धि 70 या उससे कम हो और जो बौद्धिक दृष्टि से कम बुद्धि वालों के अंतर्गत हो। हॉलिंगवर्थ ने यह बात कही है। किसने कही है? हॉलिंगवर्थ ने। यूनेस्को के आधार पर मंदित मना बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जड़ बुद्धि, बुद्धिलब्धि 0 से 19 और हीन बुद्धि वाले जो है वो 20 से 49 के बीच आते हैं। दुर्बल बुद्धिलब्धि वाले लोग 50 से 69 के बीच आते हैं। मंद या पिछड़ी बुद्धिलब्धि वाले लोग 70 से 85 के बीच आते हैं। तो यहाँ पे सारी बातें सही हैं। ठीक है, यूनेस्को के अकॉर्डिंग बात हो रही है तो सारी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्रो ने मंद बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम बताई है। नेक्स्ट, प्रत्येक कक्षा के छात्रों को 1 वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य छात्र कहा जाता है। जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते हैं उनको मंद बुद्धि छात्रों की संज्ञा दी जाती है या मंद बुद्धि कहा जाता है। विद्यालय में यह धारणा लंबे समय से चली आ रही है और अब भी प्रचलित है। यह बात स्किनर कहते हैं। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। शैक्षिक दृष्टिकोण से मंदित मना बालकों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कितने? 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मंद बुद्धि बालक की क्या विशेषता होती है? जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी सीखने की गति बहुत कम होती है और याद भी नहीं रख पाते हैं। मौलिकता, सृजनात्मकता का अभाव उनके अंदर होता है। हीन व्यक्तित्व के मौलिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े, अनियंत्रित मानसिक क्रियाएं होती हैं। असामान्य शारीरिक रचना होती है। पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में वो असमर्थ होते हैं। जीवन से निराशा का अनुभव करते हैं। समाज विरोधी काम भी करते हैं जो मंदबुद्धि बालक होते हैं। इसलिए ये बातें सभी सही हैं। यहाँ पे ए बी सी सारे ऑप्शन सही हैं। हम डी के साथ चले जाएंगे। किसने लिखा है? मंदबुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। ये बात पोलाक व पोलाक कहते हैं। किसने कही है? पोलाक और पोलाक ने ये बात कही है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी ने मंदित मना शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए किया है जिनकी बुद्धिलब्धि 70 से कम पाई जाती है। कितने? 70 से कम होती है। मानसिक रूप से पिछड़े या मंदित मना बालकों को पढ़ाते समय अध्यापक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए,
विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और मानसिक क्षमता के अनुरूप अध्ययन और श्रव्य दृश्य सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। बालकों की आवश्यकताओं को समझ करके उसे पूरा करने में सहयोग, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रोत्साहन, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। व्यवसाय का प्रशिक्षण देना चाहिए, अच्छी सामाजिक आदतों का विकास करना चाहिए, ऐसे पाठ्यक्रमों का नियोजन जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हो सके। तो यहाँ पे मानसिक रूप से पिछड़े या मंदित मना बालकों को पढ़ाते समय अध्यापक को इन सभी बातों का विकास, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यूनेस्को की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विद्यालय में 70 से कम बुद्धि लब्धि के कितने प्रतिशत बालक होते हैं? 2 से 2.56% तक होते हैं। 2.56%। साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? सृजनशील बच्चों के लिए साइनेटिक्स जो है विधि है वो अपनाई जाती है। मॉर्फेन संलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? आनुवंशिक विकार है ये। मॉर्फेन संलक्षण क्या है? आनुवंशिक विकार है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति बालकों का पहचान करने का पद्धति नहीं है? कार्य निष्पादन परीक्षण। कार्य निष्पादन परीक्षण बच्चों के बीच सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस विधि का परीक्षण किया गया है? विचारावेश प्रक्रियाओं का। किसका? विचारावेश प्रक्रियाओं का। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के साथ इनमें से किसे सबसे अधिक संबंधित करेंगे? क्रिस्टाइन इनग्राम। क्रिस्टाइन इनग्राम। ड्यूशेन निम्न में से किसका सामान्य स्वरूप है? मांसपेशीय दुर्विकास का। मांसपेशीय दुर्विकास का। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया था? सेगविन ने। किसने स्थापित किया था? सेगविन ने। ICF मॉडल निम्न में से किसका एक अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण है? क्रियात्मकता, विकलांगता, स्वास्थ्य, इन सभी का। किसका? इन सभी का। निम्न में से कौन सा ICIDH का एक रेखीय आधार को उपयुक्त रूप में दर्शाता है? रोग, क्षति, अक्षमता, निःशक्तता को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वर्ष ICIDH का नया संस्करण प्रस्तुत किया? वर्ष 2000 में। कब? WHO ने ICIDH का नया संस्करण 2000 में प्रस्तुत किया। 91 पे पहुंच गए हैं। निःशक्तता की अवधारणा की कितनी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? 3 विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण। कितनी? 3। किसका संबंध वस्तुनिष्ठता से होता है? अक्षमता का। अक्षमता किसके स्तर पर गड़बड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? व्यक्ति के स्तर पर। स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में क्षति किससे संबंधित विषमता या हानि है? तो यह आपकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संरचनात्मक कार्य। इसमें आपके सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट वन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ICIDH नामक मैनुअल कब प्रकाशित किया गया? सन 1980 में। कौन सा एक ICF मॉडल के पूर्ण रूप को दर्शाता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। हाँ, तो यही सही है, इसमें बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ICF का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 97 वर्ष 2000 में प्रस्तुत ICIDH नए संस्करण को किस नाम से जाना जाता है? ICF के नाम से। किस नाम से? ICF का पूरा नाम अभी आपने पढ़ा। और निम्न में से किसकी अवधारणा के लिए समय, स्थान, स्थिति और भूमिका सभी महत्वपूर्ण है? निःशक्तता के लिए। किसके लिए? निःशक्तता के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ICIDH के अपने वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया है? क्षति, अक्षमता, निःशक्तता, इन सभी को शामिल किया है। किसको? इन सभी को शामिल किया है। 100। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वयं निम्न में से किसको एक विवादित अवधारणा माना है? निःशक्तता को उन्होंने एक विवादित अवधारणा माना है। आपने सेंचुरी मार दी है। 100 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। 100 बच्चे हैं भाई, इनको भी पढ़ लो। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है समावेशी में निर्देशन की प्रक्रिया जो है वह समस्या केंद्रित होती है। समस्या केंद्रित यानी कि प्रॉब्लम को सेंटर में रख करके ही निर्देशन दिया जाता है कि व्यक्ति को, बालक को किस प्रकार की समस्या है, उसी के बेस पे उसको आप निर्देशन देंगे। निर्देशन एक स्वव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही चीजें आ जाती हैं। समावेशी विद्यालय में निर्देशन के उद्देश्य होते हैं विद्यालय जीवन से परिचित करवाना, विषयों के चयन का उद्देश्य, संवेगात्मक और व्यक्तिगत आवश्यकता का उद्देश्य। उपरोक्त सभी द राइट आंसर ओवर हियर। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है आत्मज्ञान, आत्म की स्वीकृति और आत्म समायोजन। ठीक है, इसलिए हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है।
और आगे देखिए, समावेशी विद्यालयों में मानवीय संसाधन के रूप में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? प्रधानाध्यापक को। किसे प्राप्त है? अध्यापक को। शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक हैं, ये बात हुमायूं कबीर कहते हैं। डॉक्टर एफ.एल. क्लैप ने एक अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के 10 गुणों का उल्लेख किया है। डॉक्टर एफ.एल. क्लैप ने एक अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के 10 गुणों का उल्लेख किया है। निम्न में से किसे गुण एक शिक्षक में पाए जाते हैं? कौन से गुण एक शिक्षक में पाए जाते हैं? तो एक टीचर में भैया संवेगात्मक संतुलन भी होता है, अपने संवेगों पर कंट्रोल करके रखता है वो। जीवन शक्ति, विषय का पूर्ण ज्ञान, ये सभी क्वालिटीज टीचर के अंदर पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा कार्य एक अध्यापक का मुख्य कार्य है? अध्यापक का मुख्य कार्य टीचिंग भी है, गठन भी है, निरीक्षण भी है। ये सभी इज द राइट आंसर। परीक्षण एवं मूल्यांकन किसका मुख्य कार्य है? अध्यापक का। किसका मुख्य कार्य है? अध्यापक का। समावेशी शिक्षा में, समावेशी विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन का उपयोग होता है। शैक्षिक जो निर्देशन, जो शिक्षा से संबंधित निर्देशन दिया जाता है, उसमें पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए भी, सामाजिक नियोजन के लिए, अधिगम की कठिनाइयों के निदान के लिए भी दिया जाता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समावेशी विद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो समावेशी विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ बाधित बालकों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है, ये बात सही है। समावेशी विद्यालय में आपसी सहयोग स्थापित करने की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना करना, शिक्षकों का बालकों के घर जाना, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के घर जाकर के उनका पता करे, विद्यालयों के उत्सवों में अभिभावक को निमंत्रित करना। यह समावेशी विद्यालय में आपसी सहयोग को इस्टेब्लिश करने की तकनीकी है, मेथड्स हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। शिक्षा के प्रबंध का प्रत्यय किसने दिया? I.K. डेविस द्वारा दिया गया था। शिक्षा के प्रबंधन का प्रत्यय I.K. डेविस द्वारा दिया गया था। समावेशी विद्यालय नामक संस्था के विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौन है? परिवार के आकार में परिवर्तन भी है, परिवार की शैक्षिक असमर्थता भी है, शिक्षण को सामाजिक दायित्व स्वीकार करना। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। समावेशी विद्यालय के विषय में महत्वपूर्ण कथन क्या है? विद्यालय एक महान संस्था है। समावेशी विद्यालय के विषय में ये जो महत्वपूर्ण कथन है, स्टेटमेंट है कि जो विद्यालय है वो एक महान संस्था है। मूल रूप से अनुशिक्षण की प्रक्रियाएं कितनी होती हैं? 3। जस्ट मोमेंट प्लीज। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। निदानात्मक परीक्षण होता है समूह केंद्रित। कैसा होता है? समूह केंद्रित। बोर्ड सिस्टम है, तो बोर्ड सिस्टम आपका सह मित्र प्रणाली भी है, अध्यापक प्रणाली भी है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है यहाँ पे। कुसमायोजन के कारण क्या हो सकता है भाई? प्राकृतिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। जब बालक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, कुसमायोजन का शिकार हो जाता है, तो उसमें ये सभी कारण वहां पे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन को कितने भागों में विभाजित किया गया है भैया? 5। शिक्षा के क्षेत्र में सह मित्र प्रणाली का विकास 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड क्या है? शैक्षिक उपलब्धि, बात सही है, और मानसिक स्तर, ये दोनों ही बातें यहाँ पे सही हो जाती हैं। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता क्या होती है? शैक्षिक मंदता होती है, वो चीज़ों को जल्दी, जो भी आप पढ़ाते हैं उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। भाषा दोष भी होता है, वाणी बाध्यता भी होती है। हम ऑप्शन नंबर डी को साथ जाना चाहेंगे। मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 और 90 से अधिक, बात सही है। 90 भी हो सकती है, 90 से अधिक भी हो सकती है। मंद अधिगामी बालकों का मुख्य समस्या क्या है? मंद गति से सीखना, ये भी मुख्य समस्या है। स्मरण नहीं, याद नहीं रख पाते हैं चीजों को, बात ये भी सही है। सामाजिक असुविधात्मक होता है, ये भी बात सही है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कहता है, मंद अधिगामी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधियां क्या हैं? पाठ्यवस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना। शिक्षण प्रविधियां पाठ्यवस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ क्या होता है? अजीर्ण रोग से ग्रस्त। जो स्वास्थ्य बाधित बालक होते हैं वह अजीर्ण रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य बाधित बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य से अधिक होता है। कितना होता है? सामान्य से अधिक होता है। शारीरिक रूप से बाधितों का प्रकार है अस्थि बाधित। भाई अगर शारीरिक रूप से बाधित है तो जाहिर सी बात अस्थि बाधित होगा। स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर बहुबाधित होते हैं। कैसे होते हैं? बहुबाधित होते हैं।
पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। पिछड़ेपन शारीरिक कारण भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, वातावरण के कारण भी हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभिक्रमित अनुदेशन का संप्रत्यय किसने दिया था? बी.एफ. स्किनर ने दिया था। अभिक्रमित अनुदेशन का संप्रत्यय बी.एफ. स्किनर ने दिया था। मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार क्या होता है? शैक्षिक उपलब्धि और बुद्धिलब्धि। ये दोनों ही मानसिक मंदित बालकों की पहचान के आधार होते हैं। नेक्स्ट वन, अंधे बालकों की शिक्षा व्यवस्था की जाती है ब्रेल लिपि के माध्यम से। जो अंधे बालक होते हैं उनके लिए जो शिक्षा व्यवस्था की जाती है वो ब्रेल लिपि के माध्यम से की जाती है। सामाजिक असुविधात्मक बालक सांस्कृतिक असुविधात्मक होते हैं। सामाजिक असुविधात्मक बालक कैसे होते हैं? सांस्कृतिक असुविधात्मक। सामाजिक असुविधात्मक बालकों को क्या कहा जाता है? जो सामाजिक असुविधात्मक बालक हैं उनको असमायोजित और समस्या दोनों ही कहा जाता है। ठीक है, दोनों ही कहा जाता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे। सामाजिक असुविधात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान मुख्य धारा के साथ दिया गया है। मुख्य धारा किसमें? मुख्य धारा में है। सामाजिक असुविधात्मक बालकों की मुख्य आवश्यकता परामर्श और निर्देशन है। जो बालक सामाजिक असुविधात्मक हैं, जो समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, उनको परामर्श यानी सलाह, निर्देशन, गाइडेंस दोनों ही हम दे सकते हैं। समस्यात्मक बालकों के कारणों को ज्ञात किया जाता है प्रक्षेपित परीक्षण के द्वारा। समस्यात्मक बालकों की उपचार विधि कौन सी है? परिवार में उपचार भी हो सकता है, विद्यालय में उपचार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ये सभी उपचार विधियों के अंतर्गत आते हैं। संवेगात्मक विक्षिप्त बालक संबंधित किससे होते हैं? शारीरिक बाधित भी हो सकते हैं, मंद अधिगामी भी हो सकते हैं, अपराधी भी हो सकते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का मुख्य कारण होता है वातावरण। क्या होता है? वातावरण। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों को शिक्षा दी जाती है सामान्य विद्यालयों में। कहाँ दी जाती है? सामान्य विद्यालयों में। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का व्यवहारिक लक्षण अप्रसन्न रहना है। क्या है? अप्रसन्न रहना। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का व्यवहारिक लक्षण क्या होता है? क्या होता है? अप्रसन्न रहना। चलिए, ऐसा व्यक्ति या ऐसा बालक जिसमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में पार्टिसिपेट करने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम विकलांग कह सकते हैं। ये बात क्रो एंड क्रो ने कही है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। आंख, कान अथवा वाणी संबंधी दोष के कारण शिक्षा में पिछड़े जाने वाले बालक को क्या कहा जाता है? शारीरिक कारण से पिछड़ा बालक। क्या कहा जाता है? शारीरिक कारण से पिछड़ा बालक। भाई आंख के कारण पिछड़ा है तो शरीर से संबंधित हो गया ना, कान से पिछड़ा है, वाणी से बोल नहीं पाता है, इसीलिए हम शारीरिक कारण से पिछड़ा हुआ बालक कहेंगे। शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो सकते हैं, संपूर्ण अथवा अर्ध अंधे भी हो सकते हैं, पूर्ण बाधिर अथवा अपूर्ण बाधिर भी हो सकते हैं, हकलाने वाले भी हो सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्रतिभा संपन्न बालक की विशेषता इसमें से नहीं है। जो प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं, हर प्रकार की प्रतियोगिता से बचना, ये उनकी कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, ये विशेषता नहीं है। जबकि बुद्धिलब्धि का सामान्य से अधिक होता है, ये भी उनकी विशेषता है। सीखने की गति सामान्य से अधिक होती है, ये भी उनकी विशेषता है। सृजनात्मक कार्यों में वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, ये भी बात सही है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि 120 से अधिक होती है या 140 से भी अधिक अगर ऑप्शन में होता तो हम उसको टिक करते। जो बालक अपनी आयु के औसत बालकों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का औसत ज्ञान अर्जित करने में असमर्थ रहता है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। कौन सी विशेषता पिछड़े बालक पर लागू नहीं होती है? सृजनात्मक एवं मौलिक कार्यों में दक्ष होना जो है पिछड़े बालक पर लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, पिछड़े बालक की शैक्षिक व्यवस्था में होना चाहिए, शिक्षक द्वारा अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। भाई बालक पिछड़ा हुआ है तो शिक्षक टीचर को चाहिए कि वो उसको अलग से ध्यान दे, कुछ योग्यता क्षमता के अनुसार ही उसको क्रयकार देना चाहिए। ये नहीं कि जैसा सबको दिया वैसे ही उसको दे दिया। विभिन्न उपायों के माध्यम से उसे प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। बालकों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कौन है? बालक के पिछड़ने के कारण जो कारण है उसमें जिम्मेदार परिवार भी होता है, वातावरण भी होता है, रोग, शारीरिक दोष भी हो सकते हैं, संवेगात्मक अस्थिरता भी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मंद बुद्धि बालक से क्या आशय है? मंद बुद्धि का सामान्य से काफी कम होना। बुद्धिलब्धि का जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनका बुद्धिलब्धि जो सामान्य होते हैं उनसे काफी कम होती है। बुद्धिलब्धि का बालक का लक्षण क्या है?
मौलिकता का प्रायः अभाव होना, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होना, अधिगम की गति एवं दर का अत्यधिक निम्न होना। तो ये उपयुक्त सभी लक्षण इसमें इंक्लूड होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे क्लास आपकी लास्ट होने वाली है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र सामान्य व्यक्ति, मानसिक रोगी, संपूर्ण समाज, ये सभी। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित वातावरण प्रदान करना, मानसिक रोगों की रोकथाम करना। क्वेश्चन को समझिए, मानसिक स्वास्थ्य जो विज्ञान है उसके क्या काम है? तो जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है उसका काम उचित वातावरण प्रदान करना है, रोगों की रोकथाम करना भी है, रोगों का उपचार करना भी है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध दर्शाने वाले कथन इसमें से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी, मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिति या दशा है और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक मानसिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। विशिष्ट या असाधारण जो बालक होते हैं वो सामान्य या औसत गुणों से विचलित गुणों वाले होते हैं। सामान्य या औसत गुणों से विचलित गुणों वाले होते हैं। विशिष्ट एक ऐसा अंतर्निवेशित पद है जिसका तात्पर्य किसी भी ऐसे बालक से होता है जिसका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि उसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। ये बात हेवार्ड एवं ओरलैंस्की का है। ये कथन किसका है? हेवार्ड एवं ओरलैंस्की का कथन है ये। विशिष्ट बालकों की विशेषता या लक्षण क्या होती है? तो जो विशिष्ट बालक होते हैं व्यक्तिगत गुणों में सामान्य या औसतन से स्पष्ट विचलन का पाया जाना, सुचारू शिक्षा के लिए सामान्य से निम्न शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकता, माता पिता अभिभावकों शिक्षकों के द्वारा अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता उनको होती है। ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी विशेषताएं या लक्षण विशिष्ट बालकों के हैं। सामान्य से अधिक योग्यता एवं उच्च स्तर वाले बालक को शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में प्रतिभा संपन्न बालक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिभा संपन्न बालक कहते हैं। चलिए फटाफट से धीरे धीरे लास्ट पे पहुंच रहे हैं। मानसिक अस्वस्थता से आशय है मानसिक स्वास्थ्य का अभाव होना। बालक पूरी तरीके से मेंटल मतलब मानसिक तौर पे वो हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार एवं कार्य असामान्य हो जाता है, संपूर्ण जीवन अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त, असंतुलन हो जाता है, जीवन में एडजस्टमेंट का बहुत अभाव रहता है और विभिन्न क्षेत्रों में असफलता प्राप्त होती है। उपयुक्त सभी संकट उसके सामने खड़े हो जाते हैं। यानी कि मानसिक रूप से व्यक्ति का सभी लक्षण है। मानसिक अस्वस्थता के मुख्य रूप या प्रकार क्या हैं? यौन विकृतियों, समान जीवन में विकृतियां हो सकती हैं, मनोस्नायु की विकृतियां हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर हम डी के साथ चले जाएंगे। मानसिक अस्वस्थता के विभिन्न कारणों के वर्ग हैं। सामंजस्य स्थापित करने में बाधा उत्पन्न होती है, मानसिक अस्वस्थता की प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाले कारक, मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न करने वाले प्रत्यक्ष कारक, उपयुक्त सभी वर्गों के कारक हो सकते हैं। व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने में बाधक कारकों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न व्यक्तिगत दोष का, और यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे पारिस्थितिक जन्य कारक भी है, रुचियों एवं आकांक्षाओं में विरोध भी है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ये सभी कारक हो सकते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा पारिवारिक कारक जिम्मेदार होता है? माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य ये भी जिम्मेदार होता है। परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण ये भी जिम्मेदार है। माता पिता का सद्व्यवहार करना, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। बच्चों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए विद्यालय में अनुशासन होना चाहिए। लोकतंत्रीय अनुशासन, कैसा? लोकतंत्रीय अनुशासन होना चाहिए। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में विद्यालय की क्या भूमिका है? भाई बालक के मेंटल हेल्थ में जो स्कूल है वह शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा के उपाय कर सकता है। शिक्षा का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी बालक को काफी हद तक सही कर पाएगा। निर्देशन और उचित समय पर उसे परामर्श सलाह की जरूरत होती है। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है कि वो पारिवारिक क्षेत्र में काम करे, बच्चों के विकास के क्षेत्र में और व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र में। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। ये सभी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन देखिए, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए इन सभी रूपों से वो स्वस्थ हो। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में कौन सी बात सही है? देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही मानसिक स्वास्थ्य भी विशेष रूप से आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। भाई शरीर से अगर आप स्वस्थ हैं, जाहिर सी बात है कि मानसिक तौर पर भी आप स्वस्थ होने चाहिए। शरीर से स्वस्थ हैं और दिमाग में आपकी चिंताएं भरी हैं तो आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे।
शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य वास्तव में स्वास्थ्य के दो भिन्न पक्ष हैं। कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। मैंने अभी कहा ना, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि आप शरीर से तो खूब बढ़िया फिट हो, मानसिक तौर पर आप अस्वस्थ हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी समायोजित रहता है, विभिन्न समस्याओं का धैर्यपूर्वक सामना करता है, इस प्रकार की परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। उपरोक्त सभी तथ्य यहाँ पे लागू हो जाते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है कि वह नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना, जीवन में सामंजस्यता होनी चाहिए, जीवन में रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। एक क्वेश्चन है आपका, इसके बाद लास्ट। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण इसमें से नहीं है। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वह सामाजिक सामंजस्यता कर पाएगा, एडजस्टमेंट कर पाएगा, अपने व्यवसाय में वो सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट होगा और सर्वांगीण जीवन व्यतीत करेगा, यानी कि आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर तरीके से वो खुश रहेगा। ये सारे ही उसके लक्षण हैं, लेकिन बौद्धिक और संवेगात्मक अपरिपक्वता उसका लक्षण नहीं है। और आज के दो ये लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने किस संबंध में सुझाव दिए? उन्होंने शिक्षक शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए सुझाव दिए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? या कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कोठारी आयोग के द्वारा। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके बताइए। पेपर आपका कल का बहुत अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिएगा। पेपर को आराम से, और टेंशन नहीं लेना कि आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।